हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। देखिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम औसत। देखिए, औसत क्या है? सबसे पहले तो आप अपने आप को पूछिए औसत क्या होता है। ठीक है, वीडियो को रोकिए और अपने आप को पूछिए डेफिनेशन क्या है औसत की। ठीक है, और फिर मैं बताता हूं आपको। देखो, औसत जो है मोस्टली लोग जो है वो ये बोलते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो, ध्यान दीजिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या जो है वो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं, मैं आपको औसत पूछ रहा हूं, औसत क्या है। तो देखिए, कई नाम है इसके, औसत, एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन, माध्य, समांतर माध्य, इस इन कई नामों से हम जानते हैं। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या फॉर्मूला है, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं औसत होता क्या है। तो देखिए, औसत क्या है? प्रत्येक की वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू बहुत सारी संख्याएं आपके पास है और उनका अगर आप बराबर बराबर उनको बांट देते हो तो प्रत्येक का जो हिस्सा आता है वो क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो औसत का काम इतना ही है, बराबर बराबर बांटना, चाहे एक संख्या कितनी छोटी है दूसरी संख्या कितनी बड़ी है, दोनों को बराबर कर देगा। अब बात यह है कि इसको हम, इस डेफिनेशन जो है उसको कैसे यूज में लेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जोर इसी बात पर रहेगा मेरा कि औसत की डेफिनेशन आपके रोम रोम में क्लियर करवाऊं। आप कहोगे डेफिनेशन कौन पूछेगा? डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो सवाल करेंगे वो डेफिनेशन से ही करेंगे हम लोग सवाल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं जो एग्जांपल्स बताता हूं, जो बातें आपको बताता हूं, उनको आप समझने का प्रयास करिएगा, तो चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए 32, 37, 35, 29, 26, ये कोई संख्या हमने ले ली है और हम चाहते हैं इसका औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात किया जाए, कैसे ज्ञात करें औसत? ध्यान देना, आपको एक बात बताई कि सभी संख्याओं को एक जगह मिला लीजिए और मिला करके बराबर बराबर बांट देना। बराबर बराबर बांटना ही औसत कहलाता है। तो देखो, ध्यान दीजिए, औसत कैसे ज्ञात करेंगे? औसत ज्ञात करेंगे, सभी संख्याओं को मिला देंगे एक जगह। तो सभी संख्याओं का टोटल कर लीजिए पहले। तो सभी संख्याओं को टोटल करोगे तो 32 और 37 69, 69 और 5 74, 30 104 और 29 133, 133 और 26 159। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, 33 कर देता हूं, 159 की बजाय 160 कर देता हूं, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, टोटल 160 आ जाएगा और संख्याएं कितनी है? 5। तो इनको 5 जगह बांट देते हैं। 160 को अगर 5 जगह बांटोगे तो प्रत्येक केस में आएगा 32, यानी आपका जो औसत है वो आ गया 32। ठीक है, यानी हर आदमी को इनमें से 32 32 अगर आप बांट देते हो, हर आदमी को इनमें से आप 32 32 बांट देते हो तो सबको मिलाकर के कितना मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा। तो 32 ये है, 32 ये हो जाएगा, 32 इसको मिल गया, 32 इसको मिल गया और 32 इसको मिल गया। सारा मिलाकर के चेक कर लीजिए, 160 है। अब एक खास बात जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। देखो, औसत से जितना ज्यादा टोटल होगा, ध्यान रखना, औसत से उतना ही कम होगा। औसत से जितना टोटल ज्यादा है, औसत से उतना ही टोटल कम भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर आप हर संख्या में से, ध्यान देना, ये परिभाषा समझाने के लिए, डेफिनेशन समझाने के लिए इतनी सारी बातें बताई जा रही है आपको। ठीक है, नहीं तो राशियों का योग, राशियों बटे राशियों की संख्या बोल करके मैं बात को खत्म कर देता। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम शब्दों में ले जाते हैं तो परेशानी आती है। तो बस आपके दिमाग में केवल एक ही बात होनी चाहिए, बराबर बराबर बांटना है मेरे को। ठीक है, अच्छा, कमी है तो कमी को बराबर बांटेंगे, वृद्धि है तो वृद्धि को बराबर बराबर बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे ये हमें समझ रखनी है। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूं, वो ध्यान से सुनिए। देखो, आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप हर संख्या में से औसत घटा दो, हर संख्या में से औसत घटा तो जो संख्याएं आती है, अगर आप उनका टोटल करके देखोगे तो टोटल हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? जीरो इस वजह से आएगा क्योंकि जितना औसत से ज्यादा होता है उतना ही औसत से कम होता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान देना, संख्या यही है, ये संख्या मैं ले रहा हूं और इनमें हर संख्या में से औसत घटाऊंगा। 33 37 35, 33 37
33, 37, 35, 29, 26, 29, 26 ये आपके पास संख्याएं हैं और इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में से औसत घटाते हैं। तो 33 में से औसत घटा दो, औसत कितना है 32, इसमें से 32 घटा दिया, 37 में से भी 32 घटा देते हैं, 35 में से भी 32 घटा देंगे, 29 में से 32 घटा देते हैं, 26 में से 32 घटा देंगे, घटा दिया और प्रत्येक संख्या में से 32 घटा दिया। अब घटा करके बताइए क्या आएगा। देखो जी 33 में से 32 जाएगा 1 बचेगा, 37 में 32 जाएगा 5 बचेगा, 35 में 32 जाएगा 3 बचेगा, 29 में 32 जाएगा माइनस का 3 बचेगा, 26 में 32 जाएगा माइनस का 6। देखो कुछ संख्या माइनस की आई है और कुछ संख्या प्लस की आ गई। ठीक है, अब जो संख्या प्लस की है वो औसत से ज्यादा है, जो माइनस की है वो औसत से कम है। तो देखो प्लस की 1, 5 और 3 ये सारी प्लस की है, तो 3 और 5 8 और 1 9, प्लस का 9 मतलब औसत से 9 ज्यादा है। औसत से कितना ज्यादा है 9। यहां भी देखो ये माइनस में है, ये 6 और 3 9, औसत से 9 कम है। क्लियर है बात। तो ये औसत से 9 ज्यादा, ये औसत से 9 कम, यानी सबका टोटल कितना आएगा 0। यानी अगर प्रत्येक संख्या में से अगर आप औसत घटाते हैं, प्रत्येक संख्या में से अगर औसत घटाते तो उसका टोटल करके देखोगे, टोटल हमेशा 0 आएगा। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार अपनी मर्जी से कोई संख्या बना ली और इसमें सेट हो गया होगा। आप अपनी मर्जी से बनाइए ना संख्या और उसका औसत निकालिए, घटा करके देखिए टोटल 0 आएगा। अगर कहीं पर आपको लगता है साहब हमने किया है और उसमें टोटल 0 नहीं आया, ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा। और अगर आपका 0 नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि आपने कोई ना कोई कलाकारी लगाई है तगड़ी वाली। ठीक है, या तो जोड़ बाकी जोड़ करने में गड़बड़ करी है या फिर भाग नहीं आता आपको, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपको मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, हाँ चलो ये बात क्लियर हो गई। तो देखो इस बात को मैं थोड़ा सा ऐसे समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना। इस सवाल को जनरली एक सवाल के थ्रू पूछा जाए तो पहले वो सवाल भी बता देता हूं और मैं बात भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे रखा है, यदि थोड़ा सा डरावना सा सवाल है लेकिन वो है नहीं इतना बड़ा। देखो यदि x1, x2, x3, x4, x5, xn का औसत x बार, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार की वैल्यू क्या थी। अब कुछ लोग तो देखते ही मैदान छोड़ देंगे सवाल को कि यार इतनी ये महाभारत अपने को कहां से आएगी। ठीक है, देखो अगर जो बात मैंने बताई आपको वो अगर आपने प्यार से देखी है, प्यार से सुनी है, तो मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसने क्या बोला है, हाँ ये बात हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी ये बोलना क्या चाह रहा है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, इसके पास कुछ संख्या है x1, x2, x3 कहां तक xn तक, तो x 1 2 3 4 n तक है, इसका मतलब n संख्या हो गई और इन n संख्याओं का औसत ये बता रहा है x बार है। इनका औसत जो है वो कितना है x बार। ठीक है, अच्छा फिर ये समेशन है, योग का सिंबल है, किसका है योग का, किसका योग करना है, ये कह रहा है एक्स आई में से x बार घटाएंगे, एक्स आई में से क्या घटाएंगे x बार। अब आपकी बात है कि x तो ये दिख रहा है लेकिन i क्या है, i यहां पर इंट्रोडक्शन करवा रहा है आपको 1 से लेकर n तक, यानी i है 1 से लेकर n तक की संख्या है। यानी देखो i की जगह पर 1 लिख रखा है, 2 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, n लिख रखा है। यानी ये जो एक्स आई है ये इन सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 3 लिखना है, और हर संख्या में x बार घटाना है और फिर उसका टोटल करना है, ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, यानी ये प्रश्न यही बात जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई वही बात पूछना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है भाई साहब प्रत्येक संख्या में से आप औसत घटाते हो तो उसका टोटल क्या आएगा, तो टोटल क्या आएगा 0 आएगा। बस ये आ जाएगा आपका आंसर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। अब आपका प्रश्न ये होगा कि साहब ये बात तो आपने पहले बता दी 2 मिनट पहले, लेकिन ये बात हमें याद नहीं रही, तो हम यहां से इसको कैलकुलेट करके देखना चाहिए तो कैसे करेंगे। तो आराम से प्यार से करके देखिए, बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है जी। आपको बताया एक्स आई, आई कौन है, आई 1 से लेकर n तक की संख्या, तो पहले तो 1 लिख दिया, फिर x बार घटा दिया,
फिर 2 लिख देंगे, ये लो, फिर x बार घटाया, फिर 3 लिख देंगे, फिर x बार घटाया, फिर 4 लिख देंगे, फिर x बार घटाया। समझ गए बात को? हर संख्या में से x बार घटाते जा रहे हैं और चलते जाएंगे आगे तक। ठीक है, ऐसे करते 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 कहां तक पहुंचेंगे? xn में भी x बार घटाएंगे, xn में भी क्या घटा देंगे? x बार। ठीक है, अच्छा। और इन सभी संख्याओं का क्या करना है? समेशन करना है, मतलब टोटल करना है, इन सबको टोटल करना है। ये लो जी, इन सब का टोटल करना। टोटल क्या आएगा ये देखना आपको। तो देखिए, समझिए बात को। x1 प्लस x2 प्लस x3 xn, x1 से लेकर xn तक सारी संख्या लिख दी यहां पर। ठीक है, और फिर x बार x बार x बार x बार x बार, x बार है वो कितनी बार आया? n बार। x बार है वो कितनी बार आ गया? n बार आ गया। तो इसलिए ये लिख देंगे x बार गुणा n। ठीक, अच्छा। तो आप ये बताइए, x1 से लेकर xn तक का सभी संख्याओं का टोटल आ गया। तो ये तो आ गया सभी संख्याओं का टोटल। और यह औसत, औसत क्या होता है? प्रत्येक संख्या की वैल्यू होती है। औसत क्या होता है? प्रत्येक संख्या की वैल्यू होती है। तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू है, उसको अगर जितनी संख्या उससे गुणा करें तो टोटल आ जाएगा कि नहीं आएगा? भाई प्रत्येक संख्या की, जैसे 32 थी अभी पिछले सवाल में, तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 32, सब संख्याएं कितनी है? 5। 32 को 5 से गुणा करें वो टोटल 160 हुआ, तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है बात? तो आ जाएगा 160। तो बस वही बात है, अगर प्रत्येक संख्या का जो औसत है उसको अगर आप संख्या से गुणा करें तो टोटल आ जाएगा। और सेम टोटल में सेम टोटल का टाइम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रत्येक संख्या के टोटल, ये सभी संख्याओं के टोटल में वही टोटल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आपको बाई प्रोसेस भी बता दिए, डायरेक्ट बता दिए। ठीक है, तो पहली बात तो है, ऐसा प्रश्न देख करके घबराने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है बार बार, इसलिए ये बात ही बता दी है। ठीक है, इसके थ्रू मैं कुछ बातें और समझाना चाह रहा था, मैं वहां पर चलता हूं अब। ठीक है, जहां पर अगर किसी को कोई खटक लग रही है तो एक बार वापस से रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे, ध्यान से देखिए। अभी अभी हमने जो संख्याएं ली थी, एक बार मैं उन्हीं संख्याओं को वापस से ले रहा हूं। देखिए संख्याएं क्या थी आपके पास? 33, 37। चलो इनको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। ये साहब हमने कॉपी कर लिए और ये पेस्ट कर दिया इसका। इनका औसत ज्ञात करना आपको, औसत तो ज्ञात कर लिया था। ठीक है, दरअसल मैं चाहता हूं कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना है, देखिए कई बातें और करनी है अभी अपने को। इसका औसत आप अपनी मर्जी आए वो मान लो, जो मर्जी आए वो औसत मान लो आप। ठीक है, कोई कहेगा जी मैं तो 35 मानूंगा, मान लो। कोई कहेगा 29 मानो, कोई कहेगा 26 मानूंगा, कोई कहेगा 33 मानू, कोई कहेगा 30 37 मानू, कोई कहेगा मैं तो ये 3,14,547 मानूंगा। तो वो खिलाड़ी मान सकते हैं, कुछ भी मर्जी आए वो मान सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बस ध्यान रखना संख्या वास्तविक माननी है। ठीक है, तो देखिए समझिए बात को। इसका औसत के लिए मैं मान लेता हूं औसत 30। औसत कितना माना है? 30 माना है। ठीक है, आपको क्यों मान रहे हैं? जब करी ली कैलकुलेशन, कई बार बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी जिनको कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं रास्ता निकाल रहा हूं पहले से ही आपके सामने। तो देखो, औसत हमने मान लिया 33, ये मानना है, हमने निकाल के नहीं देखा है, औसत हमने मानना है। ठीक है, तो हर संख्या में से 30 घटा दो आप। हर संख्या में क्या कर देंगे? 30 घटा देंगे। तो 33 में 30 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 37 में से 30 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 35 में से 30 घटाएंगे 5 आएगा। 29 में से 30 घटाएंगे -1 आएगा। 26 में 30 घटाएंगे -4 आएगा। ठीक है, अच्छा। और आप ये समझो कि ये संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं हैं, तो आप इनका औसत ज्ञात कर लो। ठीक है, इनका औसत कैसे याद करेंगे? टोटल कर लो पहले, इनकी जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे। औसत का मतलब प्रत्येक का हिस्सा, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना है वो देख लो आप। 3 और 7 10 और 5 15, 15 में से एक जाएगा 14,
14 में 4 जाएंगे 10। ये लो जी टोटल आ गया 10। ठीक है, अच्छा तो औसत कितना आएगा बताओ, औसत कितना आएगा, औसत आएगा टोटल है 10 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 5, 10 में 5 का भाग दिया 2 आ गया औसत। जितना घटाया तो उतना वापस जोड़ दो। कितना घटाया था 30 घटाया तो 30 वापस जोड़ दो। तो 2 तो ये आ गया 30 ही आ गया। 2 और 30 कितना हो जाएगा 32। ठीक, अच्छा देखो ध्यान दीजिए। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ये तरीका आपने पहले पढ़ाया क्या कभी, सोचिए। अब आपको याद आ गया होगा, शायद नहीं आया तो मैं याद दिलवा देता हूं। जब आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 10वीं क्लास में एक चैप्टर आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है, और उसमें हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है। और समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं, उसमें एक कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना होता है और रहता है, ठीक है। वो कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना ही है। ये 30 हमने कल्पित माध्य मान लिया, ठीक है। ये जब बड़ी संख्या आ जाती है तो उस समय विशेष रूप से कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। स्कूल लेवल पर तो बच्चे एग्जाम में आता है, इस वजह से मजबूरी में इसको पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली क्या यूज है इसकी तरफ लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब संख्याएं बढ़ी जाती है, ठीक है। तो कुछ पार्ट इसका हटा देते हैं, जैसे हमने इसमें 30 हटा दिया, कहने का मतलब 30 हटा दिया इसके अंदर, ठीक है। एक बार 30 को तो साइड में पटक दो, बाद में देख लेंगे, पहले ऊपर ऊपर की संख्या चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इस वजह से संख्या छोड़ करके इजी हो जाती है। अब बात यह है कि सरल करने के लिए इजी क्या मानना क्या चाहिए। देखो अगर आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें तो जो सीरियल दे रहेगा उसमें बीच की सी संख्या मानेंगे तो सरल पड़ेगा। और यहां पर कोई सीरियल तो फिक्स है नहीं कि कोई क्रम में आ रहा है। अब कोई क्रम में नहीं आ रहा है तो हमारे हिसाब से इजी वो है जो इस रेंज के बीच सी में भी हो और लास्ट में 0 भी आए, जिससे घटाने में जोर नहीं आए। आप कोई 32.25 भी मान सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं मान सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में नानी याद आएगी। और हम ये जो काम कर रहे हैं वो इजी करने के लिए कर रहे हैं, टफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात को। तो इजी करने के कारण से, इजी करने के लिए हम ये प्रोसेस अपना रहे हैं। अब कोई कहेगा जी मैं तो खतरों का खिलाड़ी आदमी हूं, 5,13,987.62 करूंगा, तो बिल्कुल उससे आंसर नहीं आए तो आप मेरे पास ले आना, ठीक है। मर्जी आए वो ले लो, ठीक है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अब कोई ये कहते था कि भाई जैसे 40 मान लेता, बिल्कुल 40 मानने से आंसर आता। देखो एक बार दिखाता हूं मैं आपको। 40 मानेंगे तो 33 में से 40 जाएगा माइनस का 7, 37 में 40 जाएगा माइनस का 3, 35 में से 40 जाएगा माइनस का 5, 29 में 40 जाएगा माइनस का 11, 26 में 40 जाएगा माइनस का 14, ठीक है। वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या जाएगा सारी माइनस की है तो 14 11 25 5 30 3 33 और 7 40, 40 आ जाएगा माइनस का। 40 किसका आएगा, माइनस का 40 आएगा। और माइनस का 40 आएगा तो देखो ध्यान दीजिए, प्रत्येक की क्या जाएगा, 40 में 5 का भाग दिया 8, औसत आ जाएगा -8। जितना घटाया तो उतना वापस जोड़ दो, तो 40 घटाया था 40 जोड़ दो, ये लो 40 - 8 इट मींस 32, ठीक है। ये तो 2 बार तो मैंने संख्या मेरे मन से मान करके कर लिए, ठीक है। एक बार आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान करके करिए, ठीक है, औसत आएगा ही आएगा, ठीक है। और करके जरूर देखना जिससे आपको तसल्ली होगी। और नहीं आए तो अपनी कला आंसर नहीं मिल रहा है तो या तो मेरे को पूछे या फिर अपनी कलाकारी को वापस से चेक करें कि क्या कलाकारी हमने लगा दी जिस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है जी। क्लियर है बात, अच्छा। तो देखिए अब मैं एक बार इन्हीं संख्या को वापस से पेस्ट करता हूं, देखिए, और इसमें कुछ खास बात और चेक करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये लो मैंने एक संख्या को पेस्ट कर दिया यहां पर, ये यहां ले लेते हैं इसको। और अब देखते हैं, अब आपके सामने एक बात रख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर औसत क्या आएगा। तो प्रैक्टिकली समझ रखना, वैसे हो सकता है आपको याद हो या मालूम हो, लेकिन मैं जो बोलना सर उसको ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन करिए। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के लिए बोला तो जोड़िए आप। 33 में 5 जोड़ेंगे 38, 37 में 5 जोड़ेंगे 42, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 26 में 5 जोड़ेंगे 31, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अब एक बार मैं इसका औसत ज्ञात करना चाहता हूं, और औसत ज्ञात करेंगे तो पहले तो टोटल कर लेंगे और बराबर बराबर बांट देंगे।
करो टोटल। 38 और 42 40, सॉरी 38 और 42 80 और 40 120 और 34 154 और 21 31 185, टोटल आ जाएगा 185। अब औसत ज्ञात कीजिए कितना आएगा। देखो 185 आ गया टोटल, और पहले कितना था, संख्याएं कितनी है, संख्याएं है 7, 5, तो 5 का भाग देंगे 185 में, 5 का भाग देंगे 37, और पहले औसत कितना था 32, अब औसत हो गया 37, मतलब क्या हुआ जी, 5 जोड़ दिया। तो ध्यान रखिए प्रत्येक संख्या में, अगर आप प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में 3 घटाएंगे तो औसत में भी 3 घट जाएगा। करके देखना, मैं बता रहा हूं उस पर यकीन मत करिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उस पर, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको सुनिए और करके देखिए। आप अपने मन से कोई भी संख्या लेकर के कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है, डेफिनेटली होगा ऐसा। प्रत्येक संख्या को अगर 23 से गुणा कर दिया तो औसत भी 23 गुना होगा, प्रत्येक संख्या में अगर 19 का भाग दे दिया तो औसत में भी 19 का भाग लगेगा। मतलब जो कर रहे हो प्रत्येक संख्या के साथ वो होगा, ठीक है। और प्रत्येक संख्या का वर्ग करेंगे तो औसत का वर्ग नहीं होगा। ध्यान, प्रत्येक संख्या में जोड़ोगे तो औसत में भी जुड़ जाएगा, जोड़ के बताया अभी आपको। प्रत्येक संख्या में घटाओगे तो घट जाएगा, प्रत्येक संख्या गुणा करोगे तो गुणा हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में भाग दोगे तो भाग हो जाएगा। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये नहीं होगा। अगर प्रत्येक संख्या का वर्ग करोगे तो आप सोच रहे हो कि औसत का भी वर्ग हो जाएगा, नहीं होगा। आप कहोगे जी क्यों नहीं होगा, वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि औसत का काम है वो प्रत्येक संख्या को बराबर बराबर बांटने का काम है। औसत का जो काम है वो प्रत्येक संख्या को बराबर बराबर बांटने का काम है, और इस वजह से ये जो वर्ग है वो बराबर बराबर बांटता नहीं है संख्याओं को, और बराबर बराबर संख्याओं को नहीं बांटता है, इस वजह से ये औसत में ये काम नहीं करता, ठीक है। अब क्यों नहीं करता, बराबर बराबर कैसे नहीं बांट रहा है, इस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। एक बार मैं गुणा और बता देता हूं, कुछ लोग सोच रहे हैं भाई गुणा में नहीं होता होगा, सब में होता है, सब में करके देखिएगा, डेफिनेटली आ जाएगा आपका आंसर। देखो यही संख्या ले लेता हूं मैं अगले पेज पर और वापस से पेस्ट कर देता हूं, ये लीजिए वो की वही संख्या ली है, वापस यहां पर ले लेते हैं इसको। और देखिए जैसे मान लीजिए इसको 4 गुणा कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे 4 गुणा करेंगे, प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, 4 से गुणा, तो औसत क्या है। देखो 33 को 4 से गुणा करें, 33 चौक 132, 37 चौक 148, 35 चौक 140, 29 चौक 116, 26 चौक 104, ये लो जी, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा कर लिया, अब औसत भी ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए पहले टोटल करना पड़ेगा, टोटल करेंगे तो कर लीजिए 38 और 32, सॉरी 48 और 32 80 और 40 120 और 16 136 और 4 140, ठीक है। अच्छा तो 140 तो ये हो जाएगा, और 140 और 500 ये हो जाएगा, 500 और 140 हो जाएगा 640, ठीक है, 640 हो गया, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा औसत क्या है, तो कितना आ जाएगा औसत, 640, संख्या कितनी है 5, 640 में क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, 5 का भाग जब भी देते हैं संख्या को डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं, तो 1280 होता है, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे तो 128, तो औसत आ गया 128। और पहले औसत क्या था, पहले औसत था 32, देखो देखिए 32 को 4 गुणा हो रहा है क्या, ठीक है, तो होगा ही होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन वर्ग नहीं होगा, और वर्ग क्यों नहीं होगा ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको ये बोला जाए प्रत्येक संख्या का वर्ग करने पर, प्रत्येक संख्या का वर्ग करने पर, तो प्रत्येक संख्या का वर्ग करोगे तो दरअसल होगा क्या, देखो जैसे 33 का वर्ग करोगे तो 33 33 से गुणा होगा, 37 का वर्ग करोगे तो 37 37 से गुणा होगा, 35 का वर्ग करोगे तो 35 35 से गुणा होगा, ठीक है। 29 का वर्ग करोगे 29 29 से गुणा होगा, 26 का वर्ग करोगे 26 26 से गुणा होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं दिख रहा है ना आपको। देखो ये संख्या 35 से गुणा हुई, ये 37 से गुणा हुई, ये 35 से गुणा, ये 33 है, ये 35 है, ये 29 है, ये 26 है, सारी संख्या अलग अलग संख्या से गुणा हुई है, समझ गए। जबकि अगर आपने 4 से गुणा किया तो ये भी 4 गुणा हुआ, ये भी 4 गुणा, ये भी 4 गुणा, ये भी 4 गुणा, ये भी 4 गुणा, सारी की सारी संख्याएं 4 गुणा हो रही है, ठीक है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो जो औसत वही काम करता है जहां समानता का व्यवहार हो, जहां समानता का व्यवहार नहीं है वहां औसत काम बिल्कुल भी नहीं करता, ये ध्यान रखना,
ठीक है, ये आपको समझ रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए वर्ग और वर्गमूल, घन घनमूल इसके लिए अलाउड नहीं है। बाकी प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ोगे तो औसत में भी 13 जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 35 का भाग दो तो औसत में 35 का भाग लग जाएगा। प्रत्येक संख्या को 38 से गुणा करो तो औसत भी 38 से गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 341 घटाओगे तो औसत में भी 341 घट जाएगा। क्लियर है बात? मैं बार बार क्या समझाना चाह रहा हूं, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, जहां समानता होगी वहां प्रत्येक आ जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक आएगा तो वहां पर सारी चीजें काम करेंगे। व्यवहार समानता का होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक यहां भी आ रहा है, प्रत्येक संख्या वर्ग करने पर, लेकिन 33 33 से गुणा हो, जबकि 37 37 से गुणा हो, तो दोनों अलग अलग संख्या से गुणा होगा। ये 33 से, ये भी 33 से होता है, ये भी 33, सारे 33 से होते, तो फिर औसत 33 गुणा होता है। ठीक है, लेकिन हर संख्या अलग अलग संख्या से गुणा हो रही, इस वजह से समानता का व्यवहार नहीं माना जाएगा यहाँ पर, और औसत में नहीं लगेगा। फिर भी आप करके जरूर देखिएगा, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी और समझ आ जाएगी आपको। ठीक, अच्छा, चलो, तो ये तो औसत की छोटी सी बात बताई मैंने आपको। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, आपको ध्यान से समझिए, प्यार से सुनिए। अब मैं कुछ संख्याएं और ले रहा हूं, ठीक है, जिसका औसत ज्ञात करना, आपको कंसेप्ट पर जोर देना है। देखो, ये कुछ संख्याएं, ठीक है, और हमें इसका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? औसत। अब औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, मिला देंगे, ठीक है, और भाग दे देंगे जितनी संख्या उसका। ठीक है, अच्छा, चलो देखो, ध्यान दीजिए। 43 और 38 81, 81 और 33 114, 114 और 28 142, और 33 165 और 18 165 18 183, 183 और 13 196, टोटल आ गया भाई साहब 196। ठीक है, और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है भाई साहब, तो आप 7 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 5, 7 8 56, औसत आ जाएगा 28। औसत कितना आया है? 28। ठीक है, अच्छा, वो सारी चीजें जो पहले की थी वो यहां पर भी आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताना चाह रहा हूं वो सुनिए मेरी बात। इन संख्याओं में कोई खास बात नजर आ रही है क्या? देखो, ये संख्या किसी खास अंतर से चल रही है, 5 5 जुड़ते हुए जा रही है क्या? जिसको आप समांतर श्रेणी बोल सकते हो। तो संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है, ध्यान दीजिए, बात को सुनिए, संख्याएं समांतर श्रेणी में तो भी औसत तो ज्ञात कर लिया हमने, लेकिन समांतर श्रेणी तो समान ही तो है, औसत क्या आता है? समान। तो यहां पर तो समान जोड़ा जा रहा है, तो औसत में भी क्या हो जाएगा? समान जुड़ रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, आप इसका औसत ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा रास्ता अपना सकते हो। पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, तो 13 और 43 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। 43 और 13 56, 56 में 2 का भाग दिया, 28 आ जाएगा। देखो देखिए, पहले भी 28 ही था क्या? पहले भी 28 ही था। ठीक है, हो सकता है आपको शुरू लास्ट की मालूम नहीं हो, तो फिर इधर से लास्ट देख लो, इधर से लास्ट, ये तो मालूम नहीं है तो ये लिख दिए दोनों के दोनों, तो इनको भी करके देख सकते हो आप। 18 और 38, कई बार ऐसी संख्या है कि इधर की भी लास्ट नहीं दिख रही है, इधर की भी लास्ट नहीं दिख रही है। समझ गए बात को? दोनों साइड से लास्ट नहीं मालूम है, इसलिए इसे भी कर सकते हो। 38 और 18 56, 56 में 2 का भाग दिया, 28। ये इस वजह से इक्वलिटी है, हमने इधर से एक हटा दिया, इधर से एक हटा दिया, ठीक है, तो भी आ गया। इधर से 2 हटा दिए, इधर से 2 हटा दिए, तो भी आ गया। अगर मान लीजिए 2 हटा दिए तो ये 23 आएगा, ये 33 आएगा, तो 23 और 33 56, और 56 में 2 का भाग दिया, वो 28 आ जाएगा। फिर इसको भी हटा दिया, बचे 28 ही आ रहा है, तो वो आ जाएगा अपने आप। तो ध्यान देना, समांतर श्रेणी अगर आपको दे रखी है तो आप सिंपल सा रास्ता ले सकते हो, पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। और अगर आपको संख्याएं दिख रही है, सारी संख्या डायरेक्ट दिख रही है और अंदाज लग रहा है, तो आप देख लो, बीचों बीच लिखी हुई संख्या औसत होगी।
बीचों बीच क्या लिखा हुआ है 28 है, तो 28 आपका औसत हो जाएगा। समझ गए बात को? अब ध्यान रखना, अब कुछ लोग कहेंगे साहब 28 औसत है, पिछले सवाल में तो आपने औसत 35 बताया ही नहीं, 35 नहीं आया था, 32 आया था। ठीक है भाई साहब, मैं बात बोलना चाह रहा हूं, उसको समझना। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में तो ऐसा करना है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है तो ऐसा नहीं करना है। संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में तो ही ऐसे करना है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। समझ में आ गई बात? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात यह है, और पहली और लास्ट की दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे या बीचों बीच की संख्या मिलेगी। अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर मान लो संख्या बीचों बीच एक संख्या नहीं मिले, 2 मिले, तो बीचों बीच एक संख्या की बजाय 2 संख्या मिल जाए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा? देखो, तो एक तरीका तो है समांतर श्रेणी, पहली बात तो ये, तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, तो 4 और 39 दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, 39 और 4 43, और 43 में 2 का भाग देंगे 21.5, यह आ जाएगा 21.5। ठीक है, अच्छा फिर और देखिए, अगर मान लो ये तो काम आपने कर लिया है, लेकिन मान लीजिए कोई आपको कहेगी यार बीचों बीच चाहिए थी मेरे को, तो बीचों बीच से बताओ, तो बीचों बीच ये दो संख्या आ गई बीचों बीच, तो बीचों बीच 2 संख्या आ गई, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो आ जाएगा 18 और 25 43, और 43 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 21.5। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, देखो जोड़ बाकी में आपको कोई भी मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जैसे भी बढ़ते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, समझ आती जाएगी। ठीक है, लेकिन जोड़ बाकी में समझा नहीं रहा हूं, जोड़ने का घटाने का काम आप कर लीजिएगा। चलो ये बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आप ये भी कर सकते हो कि साहब मैं तो पूरी कैलकुलेशन करके देखूंगा, पता नहीं ये बैठे कि नहीं बैठे, तो आप पूरी कैलकुलेशन वाला काम आप कर सकते हो। 29 और 32 71 और 25 96, 96 और 18 114, 114 और 11 125 और 4 129, और संख्याएं कितनी है? 5। 129 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? आपको बताया हुआ है, आप ध्यान रखिए। 129 में अगर आप 5 का भाग दोगे, 5 का भाग देने का मतलब टोटल गलत कर दिया, अच्छा 6 संख्या है, सॉरी, संख्याएं 5 नहीं है 6, तो 6 का भाग दे देना, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 6 एकम 6, फिर क्या करना है? 6 पंजे 30, 21.5। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन, 5 नहीं था 6 है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसा आप बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न और आता है हमारे सामने। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई समांतर श्रेणी तो ले रहे हो आप, तो समांतर श्रेणी में तो जो संख्याएं चलती है वो भी समांतर श्रेणी में तो होती हैं, अपनी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये समांतर श्रेणी में तो हैं, तो इनका भी तो औसत ज्ञात कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये बोल दिया 80 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो, 80 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? 80 तक की संख्या 1 2 3 4 5 कहां तक है भाई साहब? 80 तक। तो संख्याएं समांतर श्रेणी में है क्या? एक एक जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? एक एक जुड़ रहा है, तो एक एक जुड़ रहा है तो इसका समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे? पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो लास्ट की 80 है और शुरू की 1 है, तो 80 और 1 81 है, 81 में 2 का भाग दिया 40.5। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। समझ आ गई होगी बात आपको? ठीक है, अच्छा, तो मैं जो बात बताना चाह रहा था वो इजीली आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब इसको और आगे कैसे इंप्रूव करते हैं और कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो बात मैं बताना चाहूंगा, अब उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू आएगा, तो लैंग्वेज क्लियर करवाने के लिए मैं कोई खास बात बताना चाह रहा हूं, बहुत प्यार से सुनना। देखो
क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं ले रहा हूं, एक बार शुरू में लैंग्वेज क्लियर करवाना है, बाद में जो मैं लैंग्वेज लूंगा उसके आधार पर आपको समझा दूंगा चीजें। जैसे मैं एक बोल रहा हूं 5 तक की संख्या, 5 तक की संख्या है, इसका मतलब क्या होता है? 5 तक की संख्याएं, तो 5 तक की संख्याओं का मतलब ये है 1 2 3 4 5। बताओ 5 तक की संख्या आई कि नहीं आई? देखो ध्यान से देखना, ये जो आगे की क्लास होने वाली है 10 मिनट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों की आंखें फिरेंगी, तो बहुत प्यार से देखना। 5 तक की संख्या, ठीक है? किसी के दिमाग में आ सकता है 5 तक की संख्या में जीरो भी तो होता है। देखो संख्या बोला है, संख्या शब्द जब भी इस्तेमाल होगा प्राकृत संख्या की बात होगी। अगर ये बोल देता 5 तक की पूर्ण संख्याएं, अगर ये बोल देता 5 तक की पूर्ण संख्या है, तो आप जीरो शामिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गए बात को? अगर ये बोल देता 5 तक की पूर्ण संख्याएं, तो बिल्कुल जीरो शामिल करते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा। क्योंकि अब मैं जो लैंग्वेज लिखने वाला हूं, उस लैंग्वेज को लेकर के बहुत से लोगों को इश्यू आते हैं, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है? बात होती कुछ है, समझ कुछ जाते हैं, ठीक है? देखो, तो 5 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5, प्राकृत भी लिखा हुआ सकता है, प्राकृत नहीं लिखा हो तो भी प्राकृत मानेंगे। अगर इसने लिख दिया 5 तक की पूर्ण संख्या, प्यार से देखना, 5 तक की पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। तो जीरो से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 और 5। ये लो जी भाई साहब, 5 तक की पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है? 5 तक की पूर्ण संख्या होगी, जीरो को इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, ठीक है? तो ये तो 5 तक की पूर्ण संख्या हो गई, ये 5 तक की प्राकृत संख्या हो गई। अगर आपको ये बोला जाए 5 तक की सम संख्याएं, 5 तक की सम संख्याएं, बताओ सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं दो का भाग जाने वाली संख्याएं, 2 4 6 8 10, ठीक है? तो 5 तक की कौन सी आएंगी? देखो पहले तो 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6, तो क्या 6 ले सकते हैं आप? 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 तक की चाहिए। इसका मतलब ये 5 तक की पूर्ण संख्या, सॉरी 5 तक की सम संख्या है। अगर आपको ये बोल दिया 5 तक की विषम संख्याएं, ध्यान दीजिए, 5 तक की विषम संख्याएं, बताओ, तो यह आ जाएगा 5 तक विषम संख्या 1 3 और 5। ये 5 तक की विषम संख्या आ गई, ये 5 तक की सम संख्या आ गई, ये 5 तक की पूर्ण संख्या आ गई, और ये 5 तक की प्राकृत संख्या आ गई, ठीक है? अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखिए समझिए बात को। अगर आपको ये बोल दिया पहली 5 प्राकृत संख्या, या पहली 5 संख्याएं, ऐसे ही बोल सकता है, पहली 5 प्राकृत संख्या, शुरू की 5। देखो अब की बार शब्दों में बदलाव आया है, आपको इससे क्या बदलाव? बात वही है, देखो क्या अंतर आएगा, वो समझ आएगा आपको धीरे धीरे। पहली 5 प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या उसमें पहली 5 लेनी है। प्राकृत संख्या यही तो है, यही तो है। तो शुरू की 5 ले, शुरू की 5, 1 2 3 4 5, ये लो जी शुरू की 5 संख्या लेते हैं, ठीक है? ये आ जाएगी पहली 5 प्राकृत संख्या। और सुनिए, फिर बोलेगा पहली 5 पूर्ण संख्याएं, ध्यान देना, क्योंकि अब मैं आगे जो बताऊंगा वो चीजें धीरे धीरे कंफ्यूज करना शुरू होंगी, इसलिए वो उससे जो बताना चाह रहा हूं उससे पहले की चीजें बता रहा हूं। ये देखो, पहली 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से होती है? जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शुरू की 5 लेनी है, 1 2 3 4 5, पहली 5 संख्या होगी, ठीक है? ये नहीं लेनी, सिंपल सी बात। शुरू की 5 4 ही क्यों लिए, समझ गए क्या? ठीक है, हाँ ये समझना। तो शुरू की 5 पूर्ण संख्या, फिर पहली 5 सम संख्याएं, पहली 5 सम संख्याएं, तो क्या हो जाएंगी? देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, ये तो है।
तो शुरू की 5 पूर्ण संख्याएं, 5 सम संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये हुई है। ये लो जी, इसको हटा दो। पहली 5 सम संख्याएं आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और समझिए बात को। फिर पहली 5 विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 11 13, 5 शुरू की 5 विषम संख्याएं, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है बात? समझ आ गई? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अब प्यार से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए, आराम से रोक करके देख लो वीडियो को, ठीक है। क्या हो रहा है आपको समझ आई, बात नहीं आई आपको लिख करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो चीजें तब भी क्लियर होंगी जब ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो वो चीज भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो 8 प्रकार बताए, ये 8 प्रकार में 24 प्रकार में कन्वर्ट करूंगा अभी इसको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा प्यार से समझना है, तसल्ली से समझना है, रोक करके देख लेना, अपने आप को पूछ लेना क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए सुनिए बात को, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बोल रहा है 50 तक की संख्याओं का औसत। पहले मेरा प्रश्न सुनिए, क्या 50 तक की संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं? अगर समांतर श्रेणी में है तो औसत ज्ञात कर सकते हैं, समांतर श्रेणी में नहीं है तो भी औसत तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे? डायरेक्ट पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। तो पहली तो 1 है और लास्ट की कितनी है? 50। तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो 50 और 1 51, और 51 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 51 में 2 का भाग देंगे 25.5 आएगा, ठीक। अच्छा, फिर 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो ये तो 50 तक की संख्याओं का, यानी कुछ भी नहीं बोला प्राकृत या पूर्ण, तो कुछ भी प्राकृत नहीं बोली या पूर्ण संख्या नहीं बोली तो प्राकृत मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसने क्लियरली बोल दिया भाई साहब मेरे को 50 तक की पूर्ण संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। कोई बात नहीं भाई, नाराज मत होइए, 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। और ये समांतर श्रेणी में इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो पहले तो आ जाएगी 0 और लास्ट की आएगी 50, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 50 और 0 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, तो औसत कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलिए, 50 तक की सम संख्याओं का औसत, 50 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 50 तक की सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10, यही तो है। तो पहली तो कौन सी हो जाएगी? पहली सम संख्या हो गई 2 और लास्ट की आ गई 50, दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो ये आएगा 50 और 2 52, 52 में 2 का भाग दिया 26। देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं ध्यान रखना, थोड़ा सा शब्द बदलते आंसर चेंज हो रहा है। सब में संख्या सेम ले रखी है हमने, फिर भी आंसर अलग आ रहा है। फिर क्या बोला? 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। देखो जी भाई साहब, बात ये 50 तक की विषम संख्या है, तो 50 तक की विषम संख्या कौन सी है? 50 तक की जो विषम संख्या है वो भी तो समांतर श्रेणी में ही है। तो पहली 1 और लास्ट की 50, क्या लास्ट की 50 आएगी? 50 तक बोला है, कहां तक बोला है? 50 तक। तो 50 तक, 50 तो सम संख्या है, आएगी ही नहीं, तो फिर 49 ले लेते हैं। तो कहां तक आएगी लास्ट में? 49 तक। अब कोई खतरों का खिलाड़ी आप में से ये कह सकता है भाई साहब 51 भी तो ले सकते हैं, 49 ही क्यों लिया आपने? तो भाई साहब इसने बोला 50 तक, मतलब 50 से आगे नहीं जा सकते। तो और 50 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसने बोला विषम संख्या है। तो कौन सी संख्या लेनी है? विषम संख्या लेनी है। 50 तो सम संख्या, इसलिए 50 को नहीं लेना, किसको लेना है? 49 को।
तो पहली 1 हो गई और लास्ट की हो जाएगी 49, और दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। तो 49 और 1 50, और 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गया, ये आ जाएगा आपका औसत। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, तसल्ली से आप समझ जाओगे बात को, चीजें क्लियर हो गई। अब एक बात बहुत प्यार से समझना है आपको, इनको ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके लिए आप कैलकुलेशन करने बैठो, बार बार जरूरत पड़ेगी, बहुत बार जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने स्टार्टिंग से सम संख्या या विषम संख्या को औसत ज्ञात करने की कोशिश की, स्टार्टिंग से 50 तक बोला, इसका 50 तक स्टार्टिंग से लेकर के 50 तक, ये 50 तक बोला, इसका स्टार्टिंग से लेकर, तो अगर स्टार्टिंग से आपने संख्या ली है, तो जितनी विषम संख्या, ध्यान देना, जितनी विषम संख्या औसत भी उतना ही होता है, जितनी विषम संख्या औसत भी उतना ही होता है। देखो जी भाई साहब, 50 तक की संख्याएं हैं, उसमें 25 संख्याएं सम होती हैं और 25 संख्याएं विषम होंगी। ध्यान दीजिए, समझिए बात को, 50 तक की संख्याओं में 25 संख्याएं सम और 25 संख्याएं विषम। ठीक है, अच्छा, तो देखो इसका मतलब 25 विषम संख्या है, तो जितनी विषम संख्या उतना ही औसत, तो 25 विषम संख्या, तो औसत भी कितना आएगा? 25 है। ठीक है, और सम संख्याओं में जितनी सम संख्या होती है उससे एक ज्यादा होता है औसत। जैसे 50 तक 25 सम संख्या होती है, तो औसत हो जाएगा 26। 50 तक 25 सम संख्या होती है, तो औसत कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? है कंफ्यूजन किसी प्रकार का? कोई दिक्कत नहीं है? कर लेंगे कैलकुलेशन, तो बड़े प्यार से समझना है, तसल्ली से समझना है, ध्यान से समझना है। तो ये बात ऑटोमेटिक ही पूरी क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए 70 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 70 तक सम संख्या होती है 35, औसत होगा 36। अगर आपको ये बोला जाता 70 तक विषम संख्याओं का औसत, तो जो मैं प्रश्न रख रहा हूं, वीडियो तुरंत रोको और पहले मेरा आंसर आने से पहले आप बताइए। ठीक है ना? तो 70 तक विषम संख्याओं का औसत सोचिए कितना आएगा? तो 70 तक विषम संख्याएं जो है वो 35 होती है, जितनी विषम संख्या है उतना ही औसत है, यानी 35 ही औसत होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लो, ऐसे समझ नहीं आ रही है तो बात, ठीक है, अपने आप चीजों का पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर बाई चांस आपको लगे कि पता तो है कि यार एक तो जितनी संख्या उतनी होंगी, एक एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि यार सम में एक ज्यादा होता है या विषम में एक ज्यादा होता है, या जितनी संख्या उतनी सम में होती है या विषम में होती है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो प्यार से देखिए, आप 10 तक का ध्यान में रखना। जैसे सम संख्याओं में कंफ्यूजन है, तो सम संख्या ज्ञात कर लो, 10 तक की सम संख्या होगा औसत, पहली और लास्ट की, तो पहली तो हो गई 2 और लास्ट की 10, 10 और 2 12, 12 का में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, तो 10 तक की सम संख्या औसत 6, और 10 तक की सम संख्या कितनी होती है? 5। डायरेक्ट ही मालूम है ना, पूछने की जरूरत थोड़ी है ये, तो औसत 5 है, संख्या में 5 है, लेकिन औसत कितना है? 6, तो सम संख्या में एक ज्यादा होता है, ऐसे कर लेना। विषम संख्या को लेकर कंफ्यूजन है तो विषम संख्या चेक कर लो, 10 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो 10 तक विषम संख्या 5 होती है, ठीक है, और पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ेंगे तो पहली तो 1 और लास्ट की आएगी 9, ठीक है, तो 1 और 9 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ आ गई होगी बात? बताओ कोई दिक्कत है तो किसी प्रकार की? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। पहली 50 संख्याओं का औसत, पहली 50 कहां तक होती? पहली 50 संख्याएं प्राकृत संख्याएं, इसका वो की वही है, वही संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यह है पहली 50 संख्याएं हैं, इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक, तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा, तो 1 और 50 दोनों को जोड़ा 51 आएगा, 51 में 2 का भाग देंगे 25.5। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कर लेंगे क्लियर बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझिए बात को। पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो देखो जी ध्यान देना, पहली 50 पूर्ण संख्या कहां तक आएंगी? अब की बार शब्दों का गौर करना, पहली 50 पूर्ण संख्या कहां तक आएंगी? तो पहली 50 पूर्ण संख्या आएंगी 49 तक, क्योंकि 50 तक ले लोगे,
अगर 50 तक ले लोगे, 0 से लेकर 50 तक लेने का मन हो तो संख्या हो जाएगी 51। 1 से 50 तक तो वो हो गई 50 और एक 0 हो जाएगा 51। इसका मतलब आपको 0 से 49 तक ही लेनी है, 0 से लेकर 49 तक ही। अब किसी को कंफ्यूजन है तो आप देखिए, आपको जो बात बताई थी वो समझिए आप, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। पहली 5 पूर्ण संख्या, तो पहली 5 पूर्ण संख्या कहां तक है, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। इसी वजह से इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले थोड़ी सी की स्टोरी बता दी थी, जिससे किसी की आंख नहीं फैले, ठीक है। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, वापस सवाल में आ जाते हैं। देखो पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो सॉरी, पहली 50 संख्याओं का, तो पहली 50 संख्या तो 1 से 50 हो गई, कर लिया। लेकिन अब की बार बोला पहली 50 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या शुरू होते हैं 0 से, तो पहली हो गई 0 और लास्ट की हो गई 49। दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, 49 में 0 जोड़ेंगे 49, 49 में 2 का भाग दिया 24.5, तो औसत आ जाएगा 24.5। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा अब पहली 50 सम संख्याएं, ध्यान देना, बहुत काम की बात। शुरू की 50 सम संख्याएं, तो शुरू में 50 सम संख्या कहां तक आती है, देखो 50 तक तो 25 ही होती है सम संख्या, 50 तक की संख्या सम संख्या कितनी होती है 25, लेकिन आपको 50 सम संख्या चाहिए तो कहां तक आएंगी, 100 तक की। 100 तक की संख्याओं में 50 सम होती है और 50 भी सम होती है, इसका शुरू की 50 सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो पहली तो आ गई 2 और लास्ट की आ गई 100, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दिया, औसत आ जाएगा। तो 100 और 2 हो जाएगा 102, 102 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 51। 102 में 2 का भाग दिया 51 आया, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बात थोड़ी देर पहले बताई थी वो भी ध्यान रखिए। जितनी सम संख्या होती है, अगर स्टार्टिंग से ले रखे, जितनी सम संख्या होती है औसत एक ज्यादा होता है, तो 50 सम संख्या है तो औसत कितना हुआ है 51। अगर याद रह सकता है तो रखिए, अगर रखना ही है, वैसे मेरी पर्सनली राय है रखना ही है, बहुत काम आने वाली, ठीक है। अच्छा अब पहली 50 विषम संख्या औसत, तो विषम संख्या 50 है तो औसत भी 50 होगा, विषम संख्या 50 है तो औसत भी 50 होगा। और अगर आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे देखिए, देखो जी 50 तक ही लोगे तब तो 25 सम होती है और 25 विषम, तो 50 तक नहीं 100 तक चाहिए, 100 तक की संख्याओं में 50 संख्याएं सम होंगी और 50 विषम, तो 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, शुरू की 50 विषम संख्याओं का औसत। तो पहली तो आ जाएगी 1 और लास्ट की हो जाएगी 99, 100 नहीं लेना है क्योंकि 100 तो सम संख्या है। अच्छा और दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, 99 और 1 100, 100 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 50, यह आ जाएगा आपका औसत। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, आराम से सुन लेना, तसल्ली से सुन लेना, प्यार से सुन लेना, क्योंकि इसमें बस यही परेशानी हो सकती है आपको कि लैंग्वेज की, ठीक है। और अब आगे ऐसी, अभी 8 प्रकार बताए, मैं 16 प्रकार बताने वाला हूं, ठीक है। तो किसी को अगर आंखें फिर रही है तो पहले अपने आप को पूछिए वो बातें, ठीक है, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या समझ रखनी है, ठीक है। और चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बार रोक लो तसल्ली से, क्योंकि मैं आगे जो बताने वाला हूं वो भी कुछ ऐसा ही है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो वीडियो को रोक लो तसल्ली से, 10-5 मिनट सोच लो, अपने मन से कोई संख्या बना लो जिससे चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, अगर आपको वर्गों का औसत पूछा जाए, वर्गों का औसत पूछा जाए तो क्या करना है, तो देखिए वर्गों का औसत पूछा जाए तो आपको क्या करना है ये थोड़ा सा समझ देना है, तो कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान देना। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इतना ही ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं अभी। अगर इसका औसत ज्ञात किया जाए तो
आपको भ्रम ये होगा यार ये भी समांतर श्रेणी में ही, लेकिन ये समांतर श्रेणी में होना केवल आपका भ्रम है, रियल में समांतर श्रेणी में नहीं है ये। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो देखिए समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं, इसका ये वाला वो तरीका आपका लगना ही नहीं। ठीक है, औसत तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन पहली और लास्ट की दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने वाला ऑप्शन आपका खत्म है भाई। तो फिर क्या करोगे? तो फिर भाई साहब फिर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लगा देंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कर लो और जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। अब आपका प्रश्न ये होगा वर्गों का योग कैसे करेंगे? तो वर्गों का योग हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तब आपने वर्गों का योग भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब कुछ लोग कहेंगे जी पढ़ा था और कुछ कहेंगे आप पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। देखो प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ये चीजें भूल जाओगे। आदत पढ़ना जरूरी है। किसी चीज को सीखना और उसकी आदत होना दोनों अलग बातें। सीखने में तो पहली बार में समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है, सीख जाता है आदमी, ठीक है, लेकिन आदत तब पड़ती है जब इसको बार बार यूज करता है। ठीक है, तो बार बार यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको याद दिलवा देता हूं। ठीक है, हाँ एक बार थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ। बाकी किसी को अगर बहुत डिटेल में देखना है कि पूरी बात समझ आनी चाहिए पूरी, तो फिर आप वो वीडियो एक नंबर सिस्टम का एक बार वापस से देख लीजिए, तो चीजें और क्लियर आपको हो जाएंगी। देखो ध्यान दीजिए, अगर आपको ये बोल दिया 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये बोल दिया 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये बात आपको बता रखी है, समझा रखी है, आराम से देख लेना। तो 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? देखो आपको बताई थी, ध्यान देना। अगर 10 तक की संख्याओं का योग करते हैं, 10 तक की संख्याओं का योग होता है 10 गुणा 11 बटे 2। अगर आपने याद है आपको, तो 10 तक की संख्या वो होता है 10 गुणा 11 बटे 2। ठीक है, अच्छा, तो याद रखने का थोड़ा लॉजिक सेट कर रहा हूं, कारण आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसलिए कारण पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल डायरेक्ट बता रहा हूं। 10 गुणा 11 बटे 2, 1 गुणा 2 2 ही लेंगे। ठीक है, अब अगर वर्गों का योग कर रहे हैं, क्या करें वर्गों का योग, तो थोड़ा सा इसको प्रमोट करना। 10 गुणा 11 तो लिखोगे, 10 गुणा 11 तो आप लिखोगे, और 10 और 11 को दोनों को जोड़ दो, 10 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 बटे 10 गुणा 11 दोनों को जोड़ दिया 21 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 तो है ही, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया 3। ये चीजें हमने एक्स्ट्रा ले ली, तो ये चीज तो परमानेंट है पहले से, बटे में 3 दूनी 6 यानी 6 आएगा ही आएगा। ठीक है, बस ये करना है 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6, याद आ गई होगी आपको। अगर आपको ये पूछा जाता 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो वीडियो रोक लो, पहले तो आप सोचो, मैं बता रहा हूं। 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा 18 गुणा 19 गुणा 37 बटे 6। अगर आपको ये पूछा जाए 13 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आएगा 13 गुणा 14 गुणा 27 बटे 6। अगर आपको ये पूछा जाए 45 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो 45 गुणा 46 गुणा 91 बटे 6। अगर आपको पूछे 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो 50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। जब भी मैं प्रश्न रख रहा हूं उसी समय वीडियो को रोकिए, पहले आप अपने आप को पूछिए, फिर मेरा सुनिए, अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्लास में तो आपको पता ही है मैं पूछ पूछ करके क्लियर करवा देता था। ठीक है, लेकिन अब पूछ करके क्लियर कैसे करवाऊं आपको? ठीक है, इसलिए मैं जब भी कोई क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आप वीडियो को रोकिए, पहले आप अपने आप को सोचो, बाद में आप बताइए। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो क्या करोगे? 100 गुणा 101 गुणा 201 बटे 6। अगर आपको 22 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो 22 गुणा 23 गुणा 45 बटे 6। अगर आपको 60 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो 60 गुणा 61 गुणा 121 बटे 6। आपको 6 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो 6 गुणा 7 गुणा 13 बटे 6। समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको 35 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो 35 गुणा 36 गुणा 71 बटे 6। आपको 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है, तो 18 गुणा 19 गुणा 37 बटे 6।
समझ में आ गई बात? अच्छा चलो जी बढ़ते आगे। देखिए तो ये तो आ गया 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब अगर आपको ये कहा जाए कि 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, देखो योग है, ध्यान रखना औसत नहीं है, योग है। राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दोगे तब औसत आएगा। राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देंगे तब औसत आएगा। ठीक है। अच्छा तो देखिए 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। देखो सम संख्या में वजन थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि विषम तो आई नहीं, वजन लगभग आधा हो गया। क्लियर है बात? आधा हो गया तो जोड़ नहीं आना चाहिए। पहले तो क्या करता 10 गुणा 11, फिर दोनों को जोड़कर देखते थे 10 गुणा 11 21 हो गई, टोटल करने में जोर रहा था। अब टोटल नहीं करना, सीधा चलना है कंटिन्यू। 10 तक सम संख्या, लास्ट सम संख्या कौन सी है? 10। तो 10 गुणा 11 गुणा 12 लगातार चलो, 10 गुणा 11 गुणा 12 लगातार चलने दो, बटे में 6 का भाग देना ही देना। क्लियर है बात? अगर आपको यह बोल दिया 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वही बात कंटिन्यू चलाना है। 10 से नहीं, लास्ट संख्या कौन सी है? विषम संख्या है, तो 10 तक में लास्ट विषम संख्या कौन सी है? 9 है। 10 तक में लास्ट विषम संख्या कौन सी है? 9 है। क्लियर है बात? तो क्या आएगा? 9 गुणा 10 गुणा 11 बटे 6, 9 गुणा 10 गुणा 11 बटे 6। अब आपके दिमाग में अगर कोई खटक हो जाए, ये 10 तक की सम संख्या और 10 तक की विषम संख्या है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो सारी संख्या आ गई, तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, चेक करके देख लो आप। देखो ये तो था 10 गुणा 11 गुणा 12 बटे 6, और इसमें क्या था? उसमें है 9 गुणा 10 गुणा 11 बटे 6। ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। आपको पता है कुछ कॉमन है, 10 गुणा 11, 10 गुणा 11 कॉमन है और बटे 6 भी कॉमन है। तो 10 गुणा 11 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा 12, इसमें बचेगा 9, 12 और रो कितना हो जाएगा? 21। तो 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6, वो चेक कर लो आप, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गई होगी बात? अब मैं प्यार से बोल रहा हूं, आप प्यार से जवाब देना है। मैं पहले प्रश्न बोलूंगा, प्रश्न बोलते ही आप पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है? और फिर आप सोचना आंसर, तुरंत बाद मेरा आंसर मिलेगा, वो देख लेना, ठीक है? अब मैं ऐसे नहीं कि पॉज करने के लिए मैं रुकता रहूंगा बार बार, ठीक है? मैं तो कंटिन्यू बताता रहूंगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा रुक रुक करके करना है। चलो मैं बोल रहा हूं आपको 15 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 15 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 15 तक सम संख्या कितनी होती है? 15 तक जो सम संख्याएं हैं उनमें 15 तो सम संख्या है नहीं, विषम है, इसका हम कहां तक लेंगे? 14 तक। तो आएगा 14 गुणा 15 गुणा 16 बटे 6। अगर आपको ये बोल दिया 25 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 25 तक की विषम पूछ रहा है, 25 है भी विषम ही, तो बस वहीं से चालू कर दो, 25 गुणा 26 गुणा 27 बटे 6। अगर आपको ये बोल दिया 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 15 तक की विषम संख्याओं का वर्गों का योग, तो विषम बोल रहा है तो 15 सही है, 15 गुणा 16 गुणा 17 बटे 6। ठीक है। 18 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 18 तक की विषम संख्या कौन सी आएंगी? 18 तक विषम थोड़ी है, तो 17 में आना पड़ेगा, 17 गुणा 18 गुणा 19 बटे 6। 45 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 45 गुणा 46 गुणा 47 बटे 6। 60 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 60 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 60 गुणा 61 गुणा 62 बटे 6। 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो 70 गुणा 71 गुणा 141 बटे 6। अब की बार वर्गों का योग बोला मैंने, ना तो सम बोला ना विषम बोला, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए और बताइए 55 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 55 विषम ही है, तो 55 गुणा 56 गुणा 57 बटे 6। आपको बोल दिया जाए 66 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 66 सम संख्या ये सम ही पूछा है,
तो 66 गुणा 67 गुणा 68 बटे 6। 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो 50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, ध्यान रखना आपकी बार। तो आ जाएगा 50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। अगर आपको ये बोल दिया 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए कितना होगा। तो 40 तक की विषम संख्या 39 से शुरू होंगी, तो 39 गुणा 40 गुणा 41 बटे 6। ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया फटाफट बताओ 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग फटाफट बताइए, तो क्या जाएगा 18 गुणा 19 गुणा 37 बटे 6। क्यों, समझ गए होंगे बात को, ना तो सम बोला ना विषम बोला। आपको बोल दिया 45 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 45 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 45 तक में 44 होगी लास्ट, तो आ जाएगा 44 गुणा 45 गुणा 46 बटे 6। सम बोला है तो 45 तक, 45 तो विषम हो गई, तो कहां तक लेंगे 44 तक लेंगे। अगर आपको ये बोल दिया 100 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो विषम, तो 100 तक में विषम कौन सी होगी लास्ट 99, तो आ जाएगा 99 गुणा 100 गुणा 101 बटे 6। अगर आपको ये बोल दिया 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताओ कितना हो जाएगा, 70 गुणा 71 गुणा 141 बटे 6। ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया 60 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 60 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 61 गुणा 62 बटे 6। अगर आपको ये बोल दिया 65 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, देखो ये थोड़ा सा आपको माइंड में चीजें आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इतनी लंबी प्रैक्टिस में ले रहा हूं। तो आ जाएगा 65 गुणा 66 गुणा 131 बटे 6। ठीक है। 18 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या हो जाएगा 17 गुणा 18 गुणा 19 बटे 6। अब जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अब सवालों में चलते हैं। पचास तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, 50 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले तो 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करो। 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 50 गुणा 51 गुणा 101। अलर्ट रह करके करना है, तुक्का मत मारना भाई, ध्यान रखना। 50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या नहीं है अभी तक अपने पास, संख्या बतानी है कितनी है। तो 50 तक की संख्या 50 की संख्या होती है, तो 50 संख्या होगी, ये लो 50 का भाग दे देंगे। अब कैलकुलेशन 50 से 50 कट जाएगा, कैलकुलेशन का काम आपका वो कर लेना। ठीक है, समझ गए बात को। तो मैंने तो केवल ये बात समझाने के लिए बता दी, आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे देखो। अब ये बोला 50 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहले तो 50 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग करो, जो कि जी 50 तक पूर्ण संख्या होंगी 0 से 50। अब 0 से 50 हुई, टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो और जुड़ेगा, जीरो जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब टोटल तो यही आएगा
50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। ये तो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग तो आ गया, और राशियों की संख्या कितनी है? तो 1 से 50 तक 50 संख्या तो ये हो गई, 0 और हो गया, मतलब 51 संख्या हो गई। तो 51 संख्या हो गई, तो ये लीजिए भाई साहब 51 आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर क्या बोल रहे हैं? 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 50 तक सम संख्या मतलब 50 से शुरू करना है। यह आएगा सम संख्या, ध्यान रखना, तो कंटिन्यू चलेगी। यह आएगा 50 गुणा 51 गुणा 52 बटे 6। कई लोग बड़े नाराज होंगे, यार क्या बता रही है। बिल्कुल एकदम लाइटली प्यार से समझना है, तसल्ली से समझना है। जो प्रैक्टिस करवाए एक बार वापस से देख लो, कोई दिक्कत हो। तो 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग है, वो आएगा ये। ठीक है, ये तो आ गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी संख्या? सोच करके बताइए, वीडियो को रोक लो। चलो, आपने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूं आपको। 50 तक सम संख्या, 50 तक सम संख्या, तो 50 तक सम संख्या कितनी होती है? 25 होती है, क्योंकि 25 सम होती है और 25 विषम। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या मतलब 25 आएगा यहां पर। ठीक है, और आगे देखिए, 50 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 50 तक विषम संख्या, तो लास्ट संख्या कौन सी? 49। तो आ जाएगा 49 गुणा 50 गुणा 51 बटे 6। ये तो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है? 25 होगी, क्योंकि 50 तक की संख्याओं में 25 सम होती है और 25 विषम। ये लो जी भाई साहब, बात समझ आ गई होगी, कर लेंगे क्लियर बात। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। पहली 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ध्यान देना, पहली 50 संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा? पहली 50 संख्या 50 तक क्यों होंगी, क्यों घबराना। तो आ जाएगा 50 गुणा 51 गुणा 101 बटे 6। ये तो हो गया राशियों का योग। और संख्या तो अब की बार इसने गिनी रखी है, कितनी है? 50 संख्या है। ये लो जी भाई साहब, 50 का भाग दे देंगे। बहुत तसल्ली से देखना है, प्यार से देखना है, आराम से देखना है। ठीक, फिर आगे देखिए, पहली 50 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 50 पूर्ण संख्या, पहली 50 पूर्ण संख्या कहां तक आती है? 49 तक। 1 से 49 तक, 49 हो गई, 1 0 हो गई, 50 संख्या बोलिए इसने। और 50 कौन सी वाली संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब संख्या हो गई 49 तक। 49 तक का टोटल आएगा 49 गुणा 50 गुणा 99 बटे 6। ये तो मेरे भाई साहब आ गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या तो 50 ही अब की बार, इसलिए 50 का भाग दे देंगे। ये लो जी भाई साहब। ठीक, फिर आगे देखिए और समझिए बात। इसने बोला 50, पहली 50 सम संख्याएं। पहली 50 सम संख्या कहां तक आती है? 100 तक संख्याओं में 50 सम होती है और 50 विषम। इसका 100 तक की संख्या तो लास्ट लेनी है 100। तो क्या जाएगा? 100 गुणा 101 गुणा 102 बटे 6। 100 गुणा 101 गुणा 102 बटे 6। ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है? 50। क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखो, पहली 50 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 50 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहली 50 विषम संख्या कितनी आएगी? पहली 50 विषम संख्याएं जो है वो 100 तक की आएंगी, मतलब लास्ट संख्या कौन सी होगी? 99। तो ये आ जाएगा 99 गुणा 100 गुणा 101 बटे 6। ये तो हो गया राशियों का योग। क्या हो जाएगा? राशियों का योग।
बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 विषम संख्या गिन के रखी अगले ने, तो 50 विषम संख्या को 50 का भाग दे दें। तो मैं समझता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो प्यार से तसल्ली से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अपने आप से कुछ कैलकुलेशन करवाइए। ठीक है, अपने आप को पूछिए। मैं मेरी तरफ से आपको कुछ होमवर्क दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल वाली क्लास में मिलेगा आपको, क्योंकि घनों का औसत और बताना है। घनों की औसत मैं आज भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर आपकी ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल समझ डेवलप करनी है आपको। क्लियर है? और समझ जब तक डेवलप करते हैं तब ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए आराम से बैठ करके अपने आप को पूछिए, अपने आप को बताइए। ठीक है, जो बातें मैंने बताई है उसके आधार पर कैलकुलेशन करिए। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते